हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 11 में हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड वेक्टर्स एडिशन। तो जैसा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर्स एडिशन के बारे में हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ना, तो अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए आज हम सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम नंबर 1 में आप जैसा देख रहे हो कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम मान लीजिए कि हमने सी वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और सी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर मीन्स सी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग है। अब ए वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप देता है ना, बताता है, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर, तो ये लिख दिया ना, तो ये बन गया हमारा सी वेक्टर। अब बी वेक्टर का मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, तो वी वेक्टर का वैल्यू अभी दी हुई है 7i कैप प्लस 24j कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा √7² प्लस 24² मीन्स सॉल्व करके 25 आ जाएगा। अब दूसरा हमने ए वेक्टर हमें गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब ए वेक्टर जो है उसका मॉड कैसे निकलेगा, √3² प्लस 4², क्योंकि 3 क्या है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और 4 क्या है ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना, तो वो सॉल्व करके 5 आ गया। अब ए कैप कैसे निकालोगे आप, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करोगे, तो 3i कैप प्लस 4j कैप को 5 के साथ डिवाइड किया तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ये ए कैप आ गया। अब ए कैप की वैल्यू और बी मॉड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सी वेक्टर कितना बन गया 15i कैप प्लस 20j कैप। गॉट इट। अब जैसे देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 में A plane is inclined at an angle of 30 degree with horizontal. Find the component of a force given है -10 k कैप न्यूटन है ना, तो -k कैप मीन्स जो फोर्स है वो अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और गिवन है कि जो z डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो सबसे पहले हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और फिर इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ किया। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो वो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट है ना। और साथ में हमने एक वर्टिकली अपवर्ड लाइन ड्रॉ की जो पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो अब अगर आप स्टेटमेंट को देखिए तो फोर्स किस तरफ है, नेगेटिव जेड की तरफ। कौन बता रहा है, -k कैप, -10 k कैप मीन्स जो फोर्स है ना उसका मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है बट डायरेक्शन -k कैप मीन्स डाउनवर्ड है, क्योंकि z एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की ओर है तो फोर्स नीचे की ओर होगी ना ये। अब क्योंकि हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए फोर्स का, जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इंक्लाइंड प्लेन ये ब्लैक लाइन हमने ना ये ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज्योमेट्री का कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो रेड कलर की लाइन है और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रेड कलर का वेक्टर वाली लाइन ये परपेंडिकुलर्स हैं ना एक दूसरे के, क्योंकि ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये वाली, ये लाइन ये परपेंडिकुलर है। तो आप ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो कि अगर दो लाइन्स के बीच में एंगल थीटा है तो उन दो लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, तो इट मीन्स ये एंगल भी थीटा है। अब ये फोर्स है और हमने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो अब परपेंडिकुलर लाइन फोर्स के साथ थीटा एंगल बना रही है और थीटा 30 डिग्री है, तो अब इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा। तो आपको याद है कि अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है तो वो वेक्टर गिवन लाइन के साथ जिसकी तरफ एंगल दिया हो तो उस तरफ कॉज कंपोनेंट बनाता है ना। तो इट मीन्स जो ये ब्लैक कलर की लाइन है यहाँ इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस थीटा। और ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, जो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है ना।
अब F की वैल्यू 10 न्यूटन है, cos थीटा 30 है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिया। गॉट इट। अब जैसे प्रॉब्लम नंबर 3 में देखिए, फाइंड द एंगल्स मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब आपको याद रखना है कि जब आपको वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों, गॉट इट, तो वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। और कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा को कैसे निकालते हैं? अब यहाँ से देखिए, ए एक्स की वैल्यू है 3, ए वाई की 4, ए जेड की 5, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है। अब कॉज अल्फा कैसे निकलेगा? याद है ना, ए एक्स बाय ए, तो कॉज बीटा ए वाई बाय ए एंड कॉज गामा ए जेड बाय ए। ठीक है। तो ये आपने रिजल्ट्स डिस्कस किए हुए हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में, वो आपने याद करके अप्लाई करने हैं ना। अब प्रॉब्लम नंबर 4 में देखिए आप, वेक्टर ए व्हेन एडेड टू वेक्टर बी, बी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं हमें ना सारे, yields a resultant vector that is in the positive y direction and has a magnitude equal to that of b. Find the magnitude of a vector. मीन्स जब a वेक्टर को b से ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, मान लीजिए r, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट डायरेक्शन किस तरफ है? पॉजिटिव y डायरेक्शन, मीन्स j कैप। याद है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस i कैप, along positive y axis j cap, along positive z axis k cap। तो वो अप्लाई किया ना यहाँ पे, पॉजिटिव y डायरेक्शन है तो j cap। अब तो इट मीन्स ए वेक्टर क्या हो गया, तो b को इस तरफ ले आए। अब एक तो हमें ज़रूरत है मॉड ऑफ b वेक्टर की। अब b वेक्टर के कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर दिए हुए हैं, तो वहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ना, आई कैप के साथ x कंपोनेंट है, j के साथ y कंपोनेंट है, तो मॉड क्या होता है वेक्टर का? √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर है। तो हमने मॉड निकाल लिया। अब ये 5 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और b वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो a वेक्टर ये बन गया ना। अब a वेक्टर में x कंपोनेंट है -3 और y कंपोनेंट है 1। अच्छा, और ए एक्स -3 का मतलब है कि जो x कंपोनेंट है ना उसकी डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है ना। मगर यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप +3 की जगह -3 भी यूज करते हो, तो आंसर √10 आ गया। अब प्रॉब्लम 5 में देखिए कि आपको एक वेक्टर गिवन है। अब ध्यान दीजिए, इस वेक्टर का सिंबल जो है ना, इसके ऊपर कैप डाली हुई है ना। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर एरो है तो वो वेक्टर है, बट अगर कैप है तो वो सिंबल ही बता रहा है कि वो यूनिट वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा ना। तो इस कारण जो सी कैप है उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि ये उसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, और वो 1 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अब ये बन गया, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और वहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, प्लस माइनस आ जाएगी ना। प्लस माइनस साथ में लिख लेना ना। अच्छा, प्रॉब्लम 6 में देखिए आप कि हमें कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है कि डायरेक्शन को साइंस है किसी वेक्टर के, और अल्फा बीटा गिवन है, गामा निकालना है। अब आपको यहाँ पे क्या मालूम होना चाहिए? कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा में रिलेशन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है ना। तो वहाँ से आप सॉल्व करके कॉस गामा की वैल्यू और फिर गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस स्क्वायर गामा अगर 0 है तो कॉस गामा भी 0 होगा, और अगर कॉस गामा 0 है तो गामा 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है ना। प्रॉब्लम 7, तो इफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, फाइंड कॉस थीटा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स है ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो पहले तो वो निकालिए। कैसे निकालोगे? अगर आपको दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हों, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलेगा कि आपने x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z।
तो इट मीन्स 3 + 5 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर ही है और उसका हमने क्या निकालना है, कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस। अब याद कीजिए अगर कोई वेक्टर है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, AX/A, है ना, अगर ए वेक्टर है। तो यहाँ पर जो ए की जगह आर वेक्टर है और अल्फा की जगह वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, तो इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, RX/R। RX मीन्स 8 और R मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, वो कैसे निकलेगा, √8² प्लस 7² प्लस 9² ना, तो कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा ना। गॉट इट। अब ये ध्यान देना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके सामने एक वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है ना, तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना, तो जो ए वेक्टर है वो ग्रीन लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो अगर कोई बोले कि इस गिवन वेक्टर का ग्रीन लाइन की तरफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गिवन वेक्टर से के हेड से हम जो लाइन है जिसकी तरफ हमने कंपोनेंट निकालना है वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो ये वाला कंपोनेंट आ गया। और ये हमेशा अगर वेक्टर ए है तो जिस लाइन के साथ एंगल दिया हो थीटा, तो उस तरफ उसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा ना, ये हमने याद किया हुआ है। तो ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ। अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है और हमने इस रेड लाइन के लॉन्ग इसका कंपोनेंट निकालना है। तो अब आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ये जो गिवन वेक्टर है वो ग्रीन लाइन के साथ तो एंगल बना रहा था थीटा, मगर ये वेक्टर रेड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम अलोंग द सेम डायरेक्शन है, तो थीटा 0 होगा ना। तो अगर थीटा 0 है तो इट मीन्स जो ए वेक्टर है उसका रेड लाइन की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस 0। और ए कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 डिग्री 0 ही है, सॉरी 1 है, तो कॉस 0 डिग्री 1 है, तो ए इंटू 1 ए। तो इट मीन्स यहाँ से आपने क्या याद रखना है कि कोई भी जो वेक्टर है ना, अब ये रेड लाइन वेक्टर की अपनी डायरेक्शन की तरफ अलोंग है ना, तो कोई भी वेक्टर जो है उसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो मैक्सिमम होता है खुद उस वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड, और वो किस तरफ होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इटसेल्फ। बी कोई भी जो वेक्टर है उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, जिस डायरेक्शन में खुद आप वेक्टर है, और कितना होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। और अब अगर हम ये ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ करें जो कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही, तो अब अगर कोई पूछे कि इस ए वेक्टर का इस ब्लैक कलर की लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा रेक्टेंगुलर, तो आंसर आएगा ए कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 0 है तो 0। तो इट मीन्स यहाँ से क्या प्रूव किया हमने, या क्या रिजल्ट है जो याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो मैक्सिमम खुद उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, किस तरफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इटसेल्फ, और मिनिमम किस तरफ होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 0। तो किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उस वेक्टर के अलोंग मैक्सिमम होगा और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और मिनिमम 0 होगा, और किस तरफ होगा, वेक्टर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ। गॉट इट। तो ये लिखा हुआ है ना जो हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है। अब नोट करिए कि अगर मान लीजिए कि आपने वेक्टर्स को ऐड किया है तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ही, पर अगर जिन वेक्टर्स को, कंपोनेंट वेक्टर्स को आपने ऐड किया है ना रिजल्टेंट, तो उन वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर हमने ए और बी को ऐड करके आर वेक्टर ऑब्टेन किया और ए के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, बी के भी गिवन है, तो आर वेक्टर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। अब रिजल्टेंट वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आर एक्स, आर वाई, आर जेड, वो कैसे निकालोगे,
तो जो कंपोनेंट वेक्टर्स है ना ए एंड बी, तो उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो आर एक्स आ जाएगा। तो जैसे ये देखिए, क्योंकि ए प्लस बी वेक्टर को ऐड करने पे आर वेक्टर आ रहा है, तो आर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है आर एक्स, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके। और आर वेक्टर के वाई कंपोनेंट आर वाई की वैल्यू कैसे आएगी, ए और बी के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके। एंड सिमिलरली आर जेड की वैल्यू कैसे आएगी, जेड कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी को ऐड करके। तो ये याद रखना आपने। और अगर मान लीजिए कि आपने जिन वेक्टर्स को ऐड किया है तो रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो रिजल्टेंट जीरो आने का मतलब है कि रिजल्टेंट कोई भी वेक्टर जीरो तब होगा जब उसके हर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जीरो होगा। तो अगर ए वेक्टर जीरो है इट मीन्स ए एक्स भी जीरो है, ए वाई भी जीरो है, ए जेड भी जीरो है। अगर बी वेक्टर जीरो है तो बी एक्स भी जीरो है, वी वाई भी जीरो है, वी जेड भी जीरो है ना। इस तरह अगर आर भी जीरो है, आर वेक्टर जीरो है, तो आर एक्स भी जीरो है, आर वाई भी जीरो है, आर जेड भी जीरो है। और अगर किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जीरो नहीं है, अगर एक भी कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जीरो नहीं है, तो वो वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। गॉट इट? अब यहां देखिए आप कि आपको एक वेक्टर गिवन है ए और बी, और क्योंकि दोनों की टेल्स कॉमन है तो इनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वेक्टर अलजेब्रा में जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना, दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल। अब अगर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी की तरफ है, तो कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम ए की हेड से बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, जैसे रेड कलर की है। अब यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू आई वो ए कॉस थीटा आएगी ना, क्योंकि आपको याद है कि हम ए वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हैं रेक्टेंगुलर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो क्योंकि ग्रीन लाइन के साथ ए वेक्टर की डायरेक्शन थीटा एंगल बना रही है, तो जिस तरफ एंगल दिया हो उस तरफ कोसाइन कंपोनेंट होगा, तो इस तरफ ए का ए कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। मगर इस कंपोनेंट की डायरेक्शन बी वेक्टर वाली है ना, तो इट मीन्स ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड तो ए कॉस थीटा होगा पर उसकी डायरेक्शन बी कैप होगी ना। पर अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो फिर ए कॉस थीटा होगा। तो अगर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर पूरा निकालना है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे, पर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए कॉस थीटा लिखेंगे ना। अब इसी तरह से अगर हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, बी वेक्टर के हेड से ना ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि ए छोटा है ना, तो क्या करेंगे, हम ए को एक्सटेंड कर लेंगे, रेड कलर की लाइन लेके ना एक्सटेंड कर दी। तो अब बी के हेड से जब हमने ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ टेल से लेके यहाँ तक ये बी वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग ए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब बी वेक्टर ए की डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उस तरफ बी का कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और इस वेक्टर की जो ब्लैक कलर में है इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर वाली है ना, तो इसका डायरेक्शन होगी ए कैप, यूनिट वेक्टर है ना, बी कॉस थीटा ए कैप। और अगर हमने सिर्फ डायरेक्शन कंसिडर नहीं करनी, मैग्नीट्यूड लेना है, तो फिर बी कॉस थीटा ही होगा ना, ये वाला। और अब यहाँ लास्ट में देखिए कि नोट में लिखा हुआ है कि आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, अब दोनों की टेल्स कॉमन है और आपस में एंगल स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है, तो इस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट जो है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो हमने क्या किया कि अगर ये वाला वेक्टर रेड कलर वाला ए वेक्टर है तो हमने रेड कलर के इक्वल बट ऑपोजिट एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया।
मतलब जो ब्लू कलर की लाइन है ना उसकी लेंथ और रेड कलर की लाइन की लेंथ सेम है, बट डायरेक्शंस ऑपोजिट है ना, जैसा कि आप एरो से देख सकते हो। तो इट मीन्स ये जो ब्लू कलर वाला वेक्टर है ना, ये क्या हो गया, -a वेक्टर। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था ना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, नेगेटिव वेक्टर। तो क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये वाले वेक्टर को हम, अगर ये ए वेक्टर है तो इसको हम -a वेक्टर बोल सकते हैं। तो अब अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो -a एंड बी वेक्टर में एंगल कितना होगा, ये वाला। तो अब आप देखते हो कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री है ना, तो वहाँ से ये माइनस हो गया, तो इट मीन्स ये वाला एंगल, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल थीटा है तो -a वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, या पाई माइनस थीटा होगा ना, पाई रेडियन में है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने बी वेक्टर जो ग्रीन कलर का है उसके ऑपोजिट ब्लैक कलर का एक वेक्टर ड्रॉ किया, ब्लैक कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, बट एरोज ऑपोजिट है ना, तो इट मीन्स ये वाला जो ब्लैक कलर का वेक्टर है ना, ये ग्रीन कलर के वेक्टर के इक्वल बट ऑपोजिट है। अब ग्रीन कलर का वेक्टर का नाम अगर बी वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, -b वेक्टर। तो अब फिर वही बात, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री है ना, तो इट मीन्स ये वाला एंगल क्या रह गया, 180 माइनस थीटा। तो इट मीन्स -b वेक्टर एंड ए वेक्टर, या ए वेक्टर एंड -b वेक्टर में एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, या पाई रेडियन माइनस थीटा होगा ना। तो इट मीन्स अगर ए और बी में एंगल थीटा है तो -a एंड बी में एंगल थीटा नहीं 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, या ए एंड -b में भी एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है ना। तो इसको हम फर्दर अप्लाई करेंगे, बट इनिशियली ये रिजल्ट आपने डिस्कस जो किए हैं अभी ये याद रखने हैं। थैंक यू वेरी मच।